व्हाट्स अप, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बढ़िया तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई होगी। पूरा एसएसटी तुमने अच्छे से कवर कर लिया होगा। एंड अब हम आ चुके हैं अपने इस क्लास 10th की जर्नी के एक आखिरी पड़ाव में। कुछ लम्हे बचे हैं तुम्हारे और तुम्हारी 10th बोर्ड ख़त्म। ठीक है, फिलहाल हम ये सब बातें करने नहीं आए हैं। हम मिले हैं ताकि हम अपना क्लास 10th एसएसटी का फुल एंड फाइनल रिवीजन कर सकें। एक आखिरी बार कहो तो एक आखिरी बार रिवीजन करेंगे, फिर सीधा 11th में मिलेंगे। ठीक है, 11th में मिलेंगे सीधा। तो 10th का ये तुम्हारा लास्ट रिवीजन होगा, मतलब एक लास्ट सेशन बोल लो। उसके बाद बढ़िया एग्ज़ाम देना, बहुत इजी पेपर आने वाला है। ठीक है, जितना तुमने पढ़ा है वही सब आएगा, क्योंकि जो पेपर सीबीएसई को ट्रिक करना था सीबीएसई ने वो मैथ्स में कर दिया है। अब वो एसएसटी में वापस नहीं करेगा। एसएसटी में सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इजी आएंगे अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, अब हम इस सेशन के अंदर कोशिश ये करने वाले हैं कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा एसएसटी मतलब जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, बस हिस्ट्री नहीं, आई एम सॉरी, बट जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में ये तुमको तीनों के तीनों विद इन 1 आवर पूरा रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, विद इन 1 आवर अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे। और रिवीजन कहाँ से करने वाले हैं, तो हमने अपने 1 पेज नोट्स लेकर आए हैं। 1 पेज नोट्स या 1 पेज समरी नोट्स हैं। इन समरी नोट्स के अंदर से हम फटाफट बस रिवीजन करेंगे। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार क्या पढ़ रहे हो भाई तुम, एग्जाम में तुम्हारे कुछ घंटों में एग्जाम है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो। बट अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं किया है ना, तो उसको इस सेशन से मत करना। ठीक है, कोशिश करना कि उसको कोई 1 शॉट रिवीजन या सुपर फास्ट रिवीजन सेशन से देख लो, फटाफट से 2x पे लगा करके। यहाँ से मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाने वाला हूँ। तुमको जो पॉइंट्स तुमने लर्न किए हैं बस उनको एक बार मेमोराइज करवाऊंगा, याद करवाऊंगा कि भाई तुमने ये पढ़ा था, ये किया था, वो सारी चीज़ें। यहाँ हम लोग कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं और कुछ नया समझने नहीं वाले हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम काफ़ी कम है। 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ रिवीजन करना है अपने को। शुरू करते हैं अपन सिविक्स के साथ में। सिविक्स का अपना पहला चैप्टर आएगा पावर शेयरिंग के साथ 1 पेज नोट्स। आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग क्या कहता था, पावर शेयरिंग ने बोला था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो पावर शेयरिंग बताता है हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और सोशल ग्रुप्स के बीच में। अब गवर्नमेंट ऑर्गन्स कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। समझा गया। उसके बाद हमने 2 केस स्टडी देखी थी चैप्टर के अंदर, याद है, बेल्जियम वाली और श्रीलंका की वाली। बेल्जियम की अकोमोडेशन इन बेल्जियम, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म। ठीक है, बेल्जियम के अंदर क्या क्या सीन था, 59% डच थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे, 40% फ्रेंच जो वेलोनिया रीजन में थे, और बाकी 1% बचे हुए क्या, जर्मन्स। ये तो हो गई पूरे के पूरे बेल्जियम की बात। अगर हम लोग ब्राज़ील्स की बात करें तो ब्राज़ील्स के अंदर उसकी कैपिटल सिटी जो ब्राज़ील्स थी उसके अंदर 80% फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% जो थे वो डच बोलने वाले थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकोमोडेशन की, जो कि 1970 से 1993 के बीच में हुआ था। ये बेल्जियम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बेल्जियम ने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए थे। कौन से 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए थे, उन्होंने पहले तो डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स को सेंटर में जगह दी थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, स्पेशल लॉ बनाए थे जिससे मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में इक्वालिटी मेंटेन रह सके। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट नहीं बनाया सेंटर के लिए, स्टेट और सेंटर दोनों को इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर दिए। ब्राज़ील्स के अंदर अपनी खुद की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, साथ में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि हर एक कम्युनिटी को इक्वली रिप्रेजेंट करने वाली होगी। ठीक है, इससे हुआ क्या, हुआ ये कि इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया गया और नेशनल यूनिटी मेंटेन करके रखी गई। वहीं पे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो है 74% सिन्हालाज हैं। ये सिन्हालाज मोस्टली बुद्धिस्ट थे, बाकी 18% तमिल थे, और इन 18% तमिल के अंदर 13% श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% इंडियन तमिल्स थे। साथ ही साथ 7% ओवरऑल इन पूरे के अंदर से, सभी के सभी अंदर से, मतलब सिन्हाला और तमिल दोनों के अंदर से 7% क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करने वाले लोग थे। यहाँ पे सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या किया था, सिन्हाला गवर्नमेंट ने 1948 में जब उनका इंडिपेंडेंस श्रीलंका को मिली उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस लाए। 1956 के अंदर में उन्होंने एक कानून पास किया। इस कानून के हिसाब से उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पॉलिसीज लाई जो कि सिन्हाला को जॉब्स में और एजुकेशन में उनको फेवर करती थी। साथ ही साथ उन्होंने बुद्धिज्म को एज आवर ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इस डिस्क्रिमिनेशन से हुआ क्या, हुआ ये कि तमिल्स को इग्नोरेंस फील हुई, उनको अपने इक्वल राइट्स नहीं मिले। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम की मांग करी, इक्वल राइट्स की मांग करी। इन मांगों को
डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया सिंघाला की तरफ से। आखिर में हुआ क्या, सिविल वॉर हुई, जो कि 2009 में जाकर के खत्म हुई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज वेरी डिजायरेबल, क्यों। एक तो प्रोडेंशियल रीजन थे और एक मॉरल रीजन थे। प्रोडेंशियल रीजन बोलते हैं कि हाई हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो दंगे फसाद हो सकते हैं, हम उसको कम करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, और हम अपने नेशन से बेटर आउटकम्स निकालते हैं, डेमोक्रेसी मेंटेन करके बेटर आउटकम्स निकालते हैं पावर शेयरिंग करके। मॉरल रीजंस बोलते हैं कि दिस इज अ स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स के पास हर एक चीज़ का राइट है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने चार चीज़ें देखी थी, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमंग सोशल ग्रुप्स के बीच में, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने देखा था कि ये जो है यहाँ पे पावर शेयर हो रही है किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का, किसका, चेक्स एंड बैलेंसेस का आता है। यहाँ पे हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नजर रखती है, कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने समझा था कि पावर जो डिवाइड की गई है वो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में करी गई है। इसको हम लोग फेडरलिज्म भी बोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अमंग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर है वो रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और वीकर सेक्शंस के बीच में डिवाइड की गई है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है जी, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर डिवाइड की गई है, जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से कोलिशन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पे पार्टीज जो है साथ में आकर के गठबंधन बनाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। आ जाइए बढ़ते हैं अपन फेडरलिज्म वाले चैप्टर की तरफ। थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो 1x पे ही देखना है इसको, ठीक है, 1.5x मत करना। फेडरलिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है फेडरलिज्म। पहली चीज तो फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे पावर डिवाइड हो रही है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो रही है। यहाँ पे बोथ द सेंटर और स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो है अपनी खुद की पावर इंजॉय करती है और सेपरेटली वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए। मतलब उनके पास खुद की पावर है, खुद के राइट्स हैं, खुद इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। कौन, सेंटर और स्टेट। दो सिस्टम आते हैं, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है ये। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर होती है, सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट होते हैं और उनको स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी ऑर्डर्स को सुनना पड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स हैं। फेडरल सिस्टम में हम लोग समझते हैं कि पावर जो है डिवाइड की गई है। पावर डिवाइड की गई है स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में, और स्टेट्स जो है ये सेंटर के सबऑर्डिनेट्स नहीं है, और यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली पावर होल्ड करते हैं। कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स में मैंने तुमको एक बढ़िया सा यहाँ पे ये बना के दिया था, मेमोरी टेक्निक, इसको हम लोग बोलते हैं जज क्रू। तो यहाँ पे हम लोग सारे हेडर्स पढ़ेंगे। जुरिडिक्शंस, ठीक है, यूनिटी विद डाइवर्सिटी, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है, डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को खुद हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है फेडरलिज्म के बारे में। कोर्ट एज एन एम्पायर का मतलब है कि अगर सेंटर और स्टेट आपस में लड़ पड़े तो कोर्ट आएगी बीच में एज एन एम्पायर बन के। फिर रेवेन्यू ऑटोनॉमी, सेंटर और स्टेट दोनों के पास ये हक है कि वो अपने हिसाब से टैक्सेस लगाए और पैसा कलेक्ट करे लोगों के पास से और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करे। यूनिलैटरल चेंजेस नॉट अलाउड, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेडरेशन इंपॉर्टेंट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पावर जो है ना वो सिर्फ एक सेंटर के पास है, ठीक है। स्टेट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज सिक्योरिटी, जहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट सारे मिलकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होल्ड करके रखते हैं। सारे छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होल्ड करके रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास पावर है, ये अपनी पावर को छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट में बांट देती है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल यूएसए है, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। होल्डिंग टुगेदर का जो है एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया एज अ फेडरल सिस्टम कैसा है, इंडिया के अंदर कुछ टेयर ऑफ सिस्टम चलते हैं, जैसे थ्री टीयर सिस्टम, ठीक है। इंडिया 3 टीयर सिस्टम का यूज करता है। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इंडिया एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट फॉलोज फेडरल प्रिंसिपल्स, जैसे कि 3 लेवल के प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज, ठीक है। 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब जो पावर शेयर हुई है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी पावर है, ये लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। याद आया क्या, यूनियन लिस्ट में बताया गया हुआ है वो सारी पावर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में वो सारी पावर बताई गई है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी पावर बताई गई है जो दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास है। अब मान लो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ना उसकी बातों को माना जाएगा। रेसिडुअरी पावर्स,
ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया। चलिए, अनइक्वल पावर एंड यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स अंडर होल्डिंग टुगेदर मॉडल, जैसे कि स्टेट जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है। यूनियन टेरिटरीज ये कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, छोटे एरियाज जो स्टेट्स बन नहीं सकते, तो इनको हम लोग यूनियन टेरिटरीज घोषित कर देते हैं। इनके ऊपर पावर और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फेडरल फ्रेमवर्क, चेंजिंग इन द पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, changing in the power sharing structure, basic structure is hard to change, required 2/3 majority in parliament and ratification by half of the state legislature. रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी का रोल है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, कोई भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने का काम होता है उनका, ठीक है। और किस तरह से कानून इंप्लीमेंट हो रहा है कंट्री के अंदर, गलत तरीके से हो रहा है तो उसको सॉल्व करना, ये काम होता है जुडिशरी का। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बोथ सेंट्रल और स्टेट के पास ये हक है कि भाई वो अपने सबसे टैक्सेस लगा करके रिस्पेक्टिवली अपना झोली भर सकते हैं। फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, इवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लिंग्विस्टिक स्टेट्स लैंग्वेज पॉलिसीज और सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बांटा गया है। लैंग्वेज पॉलिसीज का मतलब होता है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी, ठीक है। हिंदी मेजोरिटी लोग बोलते हैं, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज अभी तक कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस माने हैं और इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया है ऑफिस पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज और कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर सिंगल पार्टी डोमिनेंस स्ट्रेंथन फेडरल स्पिरिट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तुम्हारे दिख सकता है इसमें से क्वेश्चन, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन, विच इज थर्ड टियर। देखना 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के हिसाब से हमने जो है सेंट्रल स्टेट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे निकाला, जहाँ पे पावर को सेंटर और स्टेट से निकाल करके लोकल गवर्नमेंट को बांटा जाता है। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से रूरल लोकल गवर्नमेंट आई, ठीक है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट आई। लोकल गवर्नमेंट भी दो तरीके की होती है, एक रूरल एक अर्बन। रूरल में होती है पंचायत, अर्बन एरियाज में होती है म्यूनसिपालिटीज। पंचायत में जो है एक सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जिला परिषद होता है, फिर हर एक ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर पंचायत समितिज होती हैं और उनके अंदर विलेजेस आते हैं और विलेजेस के अंदर होते हैं ग्राम पंचायत। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर म्यूनसिपालिटीज होती हैं जो कि स्मॉल टाउन्स के अंदर होती हैं, और बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। बीएमसी का नाम सुना तुमने, मुंबई के अंदर वही है, ठीक है। अब अचीवमेंट्स और चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े थे। successes of democratic experiments with 36 lakhs elected representative, it is the largest experiment in the democracy, significantly increase women's participation। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हुई। क्या अच्छी चीज़ हुई? लोकल गवर्नमेंट को लगाना, लोकल गवर्नमेंट आने की वजह से यहाँ पे जो है एटलीस्ट 36 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स निकले और वुमेन्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हद से मिलने लगी, ठीक है। इंडिया इज स्टिल फार फ्रॉम आइडल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी तक इंडिया एक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, मतलब लोकल गवर्नमेंट की स्थिति में, लेकिन हम अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग उस लेवल का कंसिस्टेंसी नहीं ला पाए हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन हम कहीं ना कहीं तक पहुँचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर के आते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो अपोजिशन फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लीडर्स उनके, एक उनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं और एक उनके फॉलोअर्स जो कि हम लोग हैं, ठीक है। क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के? हमने यहाँ पे दिया हुआ है हमारे इसे CPL गोवा, निमोनिक है हमारा CPL गोवा। CPL गोवा मतलब कॉन्टेस्ट इलेक्शन पहले तो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है ताकि वो इलेक्शंस कर सकें और इलेक्शंस लड़के वो पावर में आ सके, ठीक है। अब ये जो पावर है, जो पावर में लोग आएंगे, इस पावर से ये लोग जो है गवर्नमेंट बनाएंगे अपनी। सिंपल। P मतलब है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज प्रेजेंट करती है डिफरेंट चॉइसेस हमारे लिए, ठीक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को डिफरेंट चॉइसेस देती है कि भाई हम अगर हमको जिताओगे तो हम ये लेके आएंगे, ठीक है, और हम उस बेसिस पे उनको वोट करते हैं। L मतलब लॉ मेकिंग। पॉलिटिकल पार्टीज अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वो कानून भी फॉर्म कर सकती है पार्लियामेंट के अंदर जाकर के। G मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज अगर इलेक्शन जीत गई तो गवर्नमेंट बना देगी। O मतलब अपोजिशन, अगर हार गई तो अपोजिशन बना देगी। O का मतलब है ओपिनियन फॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्यूज को रेज करती है और डिस्कशन करती है अगर कोई चीज़ उनको सही लगती है, कोई चीज़ उनको गलत लगती है। A मतलब एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपने जो जैसे मिनिस्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट की, उन सबका एक्सेस देती है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी है बेसिकली। वाई इज पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी? क्यों ज़रूरी है?
डेमोक्रेसी नीड्स पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं रह सकता। ठीक है, अगर कोई अकेला लीडर खड़ा रहेगा तो उसकी कोई क्लियर पॉलिसीज नहीं होगी। एक अकेला लीडर कोई कंट्री को नहीं कंट्रोल कर सकता, नहीं चला सकता। एक पूरी की पूरी पार्टी की जरूरत है ताकि उसे सपोर्ट करके वो एक गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, अपने डिसीजंस लगाए एंड देन कंट्री को रन करें। समझे क्या? ग्लोबल पार्टी सिस्टम, इसके अंदर वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड थ्री पार्टी सिस्टम आता है। वन पार्टी जहाँ पे एक ही पार्टी है वही रूल करती है, जैसे कि चाइना में एक ही पार्टी है, वही इलेक्शंस करते हैं, वही जीतते हैं, खत्म। टू पार्टी सिस्टम का मतलब जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज डोमिनेट करती हैं, उन दोनों में से कोई एक जीतता है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जो कि इंडिया का है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई एक जीत के आती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स देखना, जैसे आम आदमी पार्टी, उनका सिंबल है ये झाड़ू। बहुजन समाज पार्टी, उनका एलिफेंट सिंबल है। भारतीय जनता पार्टी, उनका लोटस सिंबल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इनका हैमर, सिकल एंड स्टार। आईएनसी जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका हाथ है। एनपीपी विच इज नेशनल पीपल्स पार्टी, इनकी बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में नेशनल पार्टीज होती क्या। नेशनल पार्टीज वो पार्टीज बन सकती हैं जिनकी एटलीस्ट जिन्होंने 6% ऑफ टोटल वोट्स हासिल करे हैं लोकसभा के अंदर या तो असेंबली इलेक्शंस के अंदर, एंड उन्होंने एटलीस्ट 4 लोकसभा सीटें जीती हैं। ठीक है, ओके। कौन सी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं? पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में बनी थी। ऐसे हमारी कुल मिलाकर के 6 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं। फिर बात करते हैं स्टेट पार्टी की। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट उनको 6% वोट्स चाहिए स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर, और 2 असेंबली सीट्स भी जीतनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहली चीज़ तो उनके अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी थी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही खेद है, ठीक है, उनके अंदर ही सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही है। डायनेस्टी सक्सेशन, इसका मतलब होता है कि पावर जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के एक बंदे के पास है, एक फैमिली के पास है, सिर्फ उसी के पास पावर है। बाकी नीचे जो काम कर रहे हैं वो कभी ऊपर पावर में टॉप लीडरशिप में आ नहीं सकते। इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड पावर, मनी एंड पावर का, मसल पावर का यूज़ करना इलेक्शंस के टाइम पे ताकि वोट्स लेकर के इलेक्शंस जीते जा सके। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, लोगों के पास इतने चॉइसेस नहीं है ना, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सेम पॉलिसीज लाती है तो लोग समझ नहीं पाते भाई किसको वोट करें। ठीक है। रिफॉर्म्स एंड सोल्यूशंस, क्या क्या सोल्यूशंस हैं? करंट रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हर एक कैंडिडेट को, जो भी खड़ा होगा उसको अपना एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसके अंदर उसके क्रिमिनल चार्जेस, उसके पास कितनी ज़मीनें हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स होंगी। इलेक्शन कमीशन ने ये कंपलसरी कर दिया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करेगी। ठीक है, छोटे अपने इंटरनल इलेक्शंस अपने लीडर को चूज करने के लिए। फिर प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे कहा गया कि एटलीस्ट 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स को आपको देनी पड़ेगी, 1/3 टिकट्स। नॉन लीगल रिफॉर्म, रेवेन्यूज, पब्लिक प्रेशर बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई कि भाई गवर्नमेंट या लीगल लॉ से क्या कर सकते हैं। नॉन लीगल रिफॉर्म्स का मतलब है कि भाई लोग प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आप आओ और आप करो। ठीक है, आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आप उसके लिए हमको प्रूफ दो। ठीक है, या तो ये एक सोल्यूशन है, या तो खुद हम अपने एक आम जनता अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना करके आवाज़ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज जेंडर, रिलीजन, कास्ट। 1 पेज नोट्स। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में जेंडर डिवीजन की बात करेंगे, जेंडर के बारे में, जेंडर और उसका पॉलिटिक्स से क्या रिश्ता है। तो पब्लिक प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन, वुमेन्स हैंडल करती हैं हाउस होल्ड वर्क को, जबकि मेंस बाहर जाके काम करते हैं। रियलिटी के अंदर वुमेन्स भी बाहर जाके काम कर सकती हैं, लेकिन उनको कभी कभार या तो उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है या तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वुमेन का लिटरेसी रेट एटलीस्ट 54% है, जहाँ जो कि मेंस का है 76%। पेरेंट्स ऑफन प्रेफर करते हैं कि वो अपने बेटे के एजुकेशन के ऊपर खर्चा लगाएं। तो इस वजह से क्या हुआ है, एक इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट लाया गया था 1976 के अंदर में, जिसके अंदर की वुमेन्स को इक्वल वेजेस दिए जाएंगे जितने मेंस को दिए जा रहे हैं, बट ये अब तक फुल्ली इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। वुमेन्स अब भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं, हरासमेंट फेस करते हैं, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होते हैं। ठीक है, कि लड़की नहीं चाहिए, हमको लड़का ही चाहिए, ऐसा। वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ था, वुमेन्स को ऑफनली इग्नोर किया जाता था। ठीक है, इस वजह से वुमेन्स को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा ताकि वो अपनी पावर हासिल कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और अपनी वुमेन्स की जो आवाज़ है वो बनकर बाहर निकल सके। ठीक है, इसके लिए एक वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था 2023 के अंदर, जिसके अंदर 33% रिजर्वेशन दिया गया था वुमेन्स को, लोकसभा और असेंबलीज के अंदर में सीट दी गई थी।
ठीक है जी, ये हो गई जेंडर की बात। अब बात करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कॉम्युनलिज्म का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। कॉम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे एक रिलीजन सुपीरियर है बाकी सभी रिलीजन्स जो है उन सभी लोगों को दबा के रखने का। ठीक है, एक रिलीजन हमारा सुपीरियर रिलीजन होगा। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, दोनों रिलीजन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे अफेक्ट करता है, तो इस ये इट इंक्लूड्स एवरीडे प्रेजुडिस, डिमांड करता है पॉलिटिकल डोमिनेंस की और मोबिलाइजेशन की यूजिंग सैक्रेड सिंबल्स और इमोशनल अपील्स। बट उसी का उल्टा है सेक्युलर स्टेट, और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता जिस कंट्री का, जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है और स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, और अलाउ करता है स्टेट इंटरवेंशन टू इंश्योर इक्वालिटी, मतलब दो धर्मों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी अलग नहीं रहेगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सेक्युलरिज्म एज फाउंडेशन। ठीक है, इट इज अ कोर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सेक्युलरिज्म? कोर फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक आइडियोलॉजी नहीं है किसी एक ग्रुप की, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी एक फाउंडेशन है, एक फीचर, कोर फीचर है, और ये ज़रूरी भी है हमारे एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। फिर बात करते हैं हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ की। ठीक है, हमने देखा होगा कि भाई दो कास्ट एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे के घर का कभी खाएंगे नहीं। ठीक है, उनके घर का पानी तक नहीं पियेंगे। ठीक है, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनके साथ ग्रुप में बैठेंगे नहीं। तो मतलब बेसिकली कास्ट इनइक्वालिटीज़, लोअर कास्ट को अलग रखा जाता है, अपर कास्ट को अलग रखा जाता है, वैसा। इट इंक्लूड्स सेम कास्ट मैरिज, मतलब अपने ही कास्ट में मैरिज करेंगे, किसी और दूसरे की कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते, गलत माना जाता है इसको। सोशल रिफॉर्मर जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी, इन्होंने कास्ट हायरार्की को अपोज किया था और कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने के पीछे इन्होंने कुछ मूवमेंट्स भी निकाले थे। फैक्टर रिड्यूसिंग कास्ट इंपॉर्टेंस, अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, फिर कास्ट जो इनइक्वालिटीज थी ना पहले बहुत थी, अब थोड़ा थोड़ा कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ, लोगों को एजुकेशन मिला, इकोनॉमिक मोबिलिटी आई, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन भी कर दिया था। हमारे संविधान में लिखा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बैंड है। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये कैसा होता है? देखो, पार्टीज चूज करती है कैंडिडेट्स को बेस्ड ऑन द कास्ट कंपोजिशन। ठीक है, पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज देखती है कि भाई कौन सा कास्ट का वो बंदा है। ठीक है, जहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे कौन सी कास्ट मेजोरिटी में, उस कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जीत जाएंगे भाई, है ना, उस कास्ट वाले लोग उसको वोट कर देंगे और जिता देंगे। इस प्रकार से कास्ट पॉलिटिक्स में अफेक्ट करती है। बट कंजर्वेटली पॉलिटिक्स ब्रिंग्स कास्ट इश्यूज टू पब्लिक डिमांड, हेल्पिंग डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स डिमांड राइट्स। इफेक्ट क्या था ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स? पॉजिटिव इफेक्ट था, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन फॉर वीकर ग्रुप्स। अब कास्ट जो है पॉलिटिक्स में आया ना, उससे हुआ क्या, उससे जो वीकर सेक्शंस थे, जो वीकर कास्ट थे, उनको रिप्रेजेंटेशन मिली, उनको एक जो है कोई रिप्रेजेंट करने वाला था, उनकी आवाज़ बनने वाला था। लेकिन नेगेटिव एसेस ये था कि यहाँ से एक्स्ट्रा फोकस जो है टेंशंस पे गया, कॉन्फ्लिक्ट्स पे गया, और इससे वायलेंस भी क्रिएट हुआ। ठीक है, या अब हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर, जिस आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? बिकॉज डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करती है अमंग सिटीजन्स, डिग्निटी देती है हर एक इंडिविजुअल को, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है, और अलाउज करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स। असेसमेंट आउटकम्स, चेकिंग रिजल्ट्स, इंप्लीमेंटेशन में फॉल शॉर्ट बट सपोर्टेड फॉर मॉरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स को। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में हमारे पास एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों को आंसर करती है। मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है, हम उनसे सवाल पूछते हैं, तो गवर्नमेंट को हमको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजन्स क्वेश्चन कर सकते हैं लीडर्स को, है ना, और पीपल टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करती है, हाँ, हमें समझती है लोगों को, और उनके डिसीजन स्लोअर होते हैं लेकिन हमारे डिसीजन को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो लिए जाते हैं वो रूल्स के बारे लिए जाते हैं, और सिटीजन्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्हें सब पता हो कि कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रखी जाती है। डेमोक्रेसी वर्सेज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर ना जितने डिसीजन होते हैं वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं, उनकी इकोनॉमी भी बहुत फास्ट ग्रो करती है, बिकॉज वहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन थोड़े स्लो लिए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेमोक्रेसी काफ़ी बेटर है। ऐसा लोग बोलती है लॉन्ग टर्म के लिए डेमोक्रेसी काफ़ी बेटर है ना। यहाँ पे डिसीजन थोड़े स्लो लिए जाते हैं, इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो ग्रोथ करती है, लेकिन हमारे लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया हो, लॉ अप्लाई इक्वली, लीडर इलेक्ट करते हैं और ग्लोबली प्रेफर्ड है, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आइए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ रेट क्या थे 1950 से 2000 के बीच में। डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो हुई और जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी कम फास्ट ग्रो होती है, मतलब इतना जल्दी फास्ट ग्रो नहीं होती है। स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम, बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है डिक्टेटरशिप, सॉरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है, बट डिक्टेटरशिप जो है ना पहले पहले का सुकून है, जल्दी जल्दी का सुकून है, समझा गया। इंडिविजुअल फ्रीडम देती है डेमोक्रेसी हमको, डिस्पाइट परसिस्टिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पोवर्टी। पोवर्टी इकोनॉमिक गैप के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी तक अचीव नहीं करी गई है। रिच होल्ड डिसअप्रोप्रिएट वेल्थ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पता है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है किसके बीच में, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। पोवर्टी एज सीरियस प्रॉब्लम, जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं किसके लिए, बेसिक फूड, क्लोथ, हाउसिंग के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसलिए हमारा आता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, क्रिएटिंग सोशल हार्मनी, रिकग्नाइज करता है, रिस्पेक्ट करता है, नेगोशिएट करता है डिफरेंसेस फॉर द हार्मोनियस सोशल लाइफ। कंडीशन फॉर द सक्सेस, मेजोरिटी मस्ट वर्क विद द माइनॉरिटी, ये बोलता है कि भाई जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ काम करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक जर्नल व्यू रखना चाहिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, एक ही समान मानना चाहिए। मेजोरिटी का रूल नॉट रूल बाय वन कम्युनिटी, मेजोरिटी रूल जो है एक कम्युनिटी की तरफ से नहीं आना चाहिए, दोनों के इक्वल यहाँ पे राइट्स होने चाहिए, दोनों के इक्वल यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दोनों की कम्युनिटीज़ का। इंक्लूजन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ इससे क्या होता है हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, स्टेटस ऑफ वुमेन्स, प्रमोट्स डिग्निटी बाय रिकग्नाइजिंग राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शंस, वुमेन रिकग्नाइज होते हैं एज एन इक्वल सिटीजन्स, डेमोक्रेसी के अंदर वुमेन्स को हम लोग ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी है। और जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जो वीकर सेक्शन के ग्रुप है, उनको भी हमने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमने हटा दिए, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रोहिबिटेड है, और जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। देन हम पढ़ेंगे अभी इकोनॉमिक्स पे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर समझते हैं एक एक करके। फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे कि उसकी बेटर इनकम, इक्वालिटी, फ्रीडम मिलना, सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स मिलना, ये सब कुछ क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको एक ब्रॉडर टर्म से समझो। डेवलपमेंटल गोल समझेंगे तो डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, जो उसके लिए डिजास्टर भी हो सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम ही हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होती भाई, डेवलपमेंट के लिए हमेशा इनकम जरूरी नहीं होती है, बट पीपल ऑल्सो वैल्यूज नॉन मटेरियल गोल्स, नॉन मटेरियल गोल्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब कैसे कैसे, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, हमेशा पैसा ही नहीं चाहिए भाई, रिस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, सेल्फ एनवायरमेंट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कभी कभार पैसे से ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। डेवलपमेंट कंबाइन करता है मटेरियल एंड सोशल गोल्स को, समझा गया। नहीं, नेशनल प्रोग्रेस एंड कंपैरिजन, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज होना इस नेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि भाई कंट्री के पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना, उनके बेटर हेल्थ केयर होना, एजुकेशन फैसिलिटी, पब्लिक सर्विसेज, ये सब कुछ बेटर होना नेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अब हम लोग किसी भी कंट्रीज को कंपेयर कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन दैट पर कैपिटा इनकम हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम कंट्रीज को इनकम के बेसिस पे तो कंपेयर करते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग को डिटेल में कंपेयर करना है तो हमको पर कैपिटा इनकम का यूज़ करना पड़ता है। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री होती है, जिस कंट्री की इनकम कम होती है वो कंट्री डेवलप्ड होती है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि भाई टोटल इनकम जो है पूरी की पूरी कंट्री की, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, हमको पर कैपिटा इनकम निकल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, क्या है कि ये जो है टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि भाई हर इंसान कितना एग्जैक्टली पैसा कमा रहा है, हमको एक अंदाज़ा लगता है कि भाई हाँ इतना कमा रहा होगा, बट एक्चुअल में अमीर अमीर है और गरीब है। हाई एवरेज इनकम में हाइड इनइक्वालिटी, जिसमें तुमको कहा, कैन नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट लिविंग कंडीशंस को। अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे कि हेल्थ इंडिकेटर लाइक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अगर हम लोग को डेवलपमेंट चेक ही करना है तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग नहीं चेक कर सकते, हम दूसरी चीज़ भी देख सकते हैं कि भाई कंट्री का हेल्थ सिस्टम कैसा है, उसके लिए हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देख सकते हैं, लिटरेसी रेट देख सकते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि भाई कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, कि जितने लोग जॉब्स पे जा रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज कैसी है, कंट्री के अंदर बेसिक सर्विसेज मिल रही है या नहीं मिल रही, लोग खुश हैं या नहीं है, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है कि नहीं, अच्छे रास्ते सड़कें होनी चाहिए, प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, वैसा, समझा गया। आगे बढ़ो। आगे बोलता है कि पब्लिक फैसिलिटी क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि
हेल्थ केयर इंप्रूव होना, एजुकेशन इंप्रूव होना, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होना, क्लीन इन्वायरमेंट मिलना, फूड सिक्योरिटी मिलना। ठीक है, गवर्नमेंट के सारे रूल होते हैं कि भाई गवर्नमेंट को सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है अपने सिटीजन्स को। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूएनडीपी बनाती है। कौन? यूएनडीपी विच इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बनाती है, जो कि कंट्रीज को कंपेयर करती है बेस्ड ऑन देयर कि कंट्री की इनकम कितनी है, उनके हेल्थ सेक्टर कैसे है और उनके एजुकेशन इंडिकेटर्स कैसे हैं। ठीक है, देन लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। ये बोलता है कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बिना किसी फ्यूचर रिसोर्सेज को हार्म किए हुए हम आज कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेज प्रिजर्व होकर रहे, खत्म ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, प्रिवेंट्स ओवर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ द फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आगे के लिए हम लोग बचा के रखें रिसोर्सेज को। समझा गया? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? तुम लोग को बताओ मेरे को, याद आ रहा है ना? अरे याद आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार तुम एक सेकेंड रुको। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आइए पढ़ते हैं। तो 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन से हैं? एक तो प्राइमरी सेक्टर है जिसके अंदर पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड आता है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग को कोई गुड्स मिलते हैं, हम लोग उसको प्राइमरी सेक्टर के अंदर डालते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे मेनली नेचुरल रिसोर्स पे फोकस करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करता है। जो प्राइमरी सेक्टर से हमको गुड्स मिले, नेचुरल गुड्स, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। देन नेक्स्ट आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम लोग सर्विसेज पे फोकस करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज है। ठीक है, अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये भी टीचिंग सर्विस होती है। फिर हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुए कंट्री के अंदर एक साल के अंदर। एक साल के अंदर कितने टोटल गुड्स, कितने वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स बने, फाइनल गुड्स बने, उसको हम लोग बोलते हैं। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का एक कंसेप्ट आता है। फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि भाई वो गुड्स जो एक फाइनल वैल्यू है गुड्स की। ठीक है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में पहुंचे हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जिनको आगे और प्रोसेस करके हम लोग फाइनल गुड्स में बनाते हैं। ठीक है, जीडीपी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं। जीडीपी ओनली इंक्लूड्स फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड किया जाता है। फिर इंडिया के अंदर जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए हम लोग ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी को कैलकुलेट करती है। वो डेटा को कलेक्ट करती है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी सर्विसेज हुई, कितनी वैल्यू के गुड्स बने। ठीक है, इनको जो डेटा मिलता है ना, इनको डेटा सारे के सारे स्टेट्स मिल करके और यूनियन टेरिटरीज मिल करके जो है इनको डेटा देती है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात होगी, अपना डेटा कलेक्ट करेंगे और जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को दे देंगे। ठीक है जी, अच्छा। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ट्रेंड्स। पहले क्या हुआ था, पूरा का पूरा दबदबा था प्राइमरी सेक्टर का। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना ग्रोथ शिफ्ट हुई सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। अब कैसे हुई थी हमने डिटेल में समझा था। उसके बाद जो है लास्ट में क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होने लग गई एंड अल्टीमेटली टर्शियरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया। ठीक है जी, अब रीज़न क्या था इसका, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर हमको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बेसिक सर्विसेज की नीड सबको है। उसके साथ साथ जो है अगर टर्शियरी सेक्टर, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होंगे तो टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो होगा, बिकॉज टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग, हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ऑप्ट करेंगे, जैसे कि टूरिज्म हो गया, शॉपिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या है, सर्विसेज का ग्रो हो रहा है इस वजह से भी। एक्सपेंशन जैसे कि आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आईटी एआई का ग्रोथ हुई, आईटी एआई, चैट जीपीटी भी हमको आज के टाइम पे सर्विस ही प्रोवाइड करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी थी प्राइमरी सेक्टर के अंदर, जो ना अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं आज के टाइम पे। ठीक है, ग्रोथ, जॉब ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्शन ग्रोथ। और इससे हुआ क्या, एम्प्लॉयमेंट जो है शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्लो, क्योंकि आज के टाइम पे भी एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। इसका रीज़न क्या है कि भाई सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर उतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोगों को प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही काम करना पड़ता है। और इससे होता क्या है, इससे अल्टीमेटली डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है या डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे इट इज ऑकर्स व्हेन मोर पीपल्स आर वर्किंग, मोर पीपल्स आर वर्किंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द टास्क एट हैंड। मतलब एक जगह पे सिर्फ 4 लोगों की नीड है लेकिन काम वहाँ पे 40 कर रहे हैं, तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वर्कर्स अपीयर एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, इसको हम लोग डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कि अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पहले तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सकती है, जो फार्मर्स हैं इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड प्रोवाइड कर सकती है, सीड्स प्रोवाइड कर सकती है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकती है, चीप लोन प्रोवाइड कर सकती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सकता है, जैसे कि डैम्स, कैनल्स बिल्ड किए जा सकते हैं,
ताकि जितने भी फार्मर्स जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो लोग शिफ्ट होकर के यहाँ पे काम करने लग जाए। ठीक है, जैसे एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको ग्रो कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर गाँव देहातों में ग्रो होगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी भी बोलते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि टीचर्स की जॉब हो गई, स्टाफ मेंबर की जॉब हो गई, क्लीनिंग जॉब हो गई, उसकी जॉब। टूरिज्म और रीजनल डेवलपमेंट, टूरिज्म को अगर हम लोग ग्रो करेंगे तो भाई आजकल के टूरिस्ट को भी काफ़ी पैसा मिलता है ना, तो ये टूरिज्म भी एक तरीके से सर्विस है। अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जितने लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा कम होंगे और इन सभी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होंगे। आ जाओ। और इसी रीजन से ना इन्होंने माइग्रा निकाला था, माइग्रा 2005 में, जो कि था महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 1 साल के अंदर, और अगर नहीं एम्प्लॉयमेंट दे पाए तो हम आपको अलाउंस देंगे, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, आ जाओ। लास्ट हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मतलब बेसिकली एक ऑफिस का लड़का जो भाई बराबर जा रहा है ऑफिस को, उसका फिक्स टाइमिंग है, उसको फिक्स सैलरी मिलती है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बेसिक सर्विसेज मिलती है, उसको अपने ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी मिलती है, सारी चीज़ें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बंदा जो भाई एक लेबर है, एक दिहाड़ी मजदूरी वाला है, जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, उसको किसी साल सैलरी मिलेगी, किसी साल कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, ये काम होता है उसका। उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, उसकी इज्जत नहीं होती वहाँ पे। समझा गया? यही ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में फ़र्क है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए रूरल एरियाज नीड प्रोटेक्शन। पहली चीज़ तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स को और आर्टिसंस को जो है प्रोडक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन की। अर्बन एरियाज के अंदर कैजुअल वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन लेबर जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि SC ST OBC जो लोअर कास्ट वाले होते हैं, इनको भी ये जो है डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी फेस करना पड़ता है, इनको भी प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत होती है। देन हम पढ़ते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो जो कि ओन और मैनेज करती है गवर्नमेंट, इसका मेन मकसद जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मेन मकसद लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है जी, यहाँ पे टैग जो है लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी कम पैसे लोग चार्ज करते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर में। और पैसा जो मेनली रेज करती है ना, वो गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू रेज करती है, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवे हो गया या पोस्ट ऑफिस हो गए वो। प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है जो कि इंडिविजुअल्स या कंपनीज जो है ओन करती है, इनके प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं और लोग बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बेसिक एकदम एकदम धंधा करते हैं लोग। ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। अब यहाँ पे एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट कैसे पब्लिक सेक्टर को ग्रो कर सकती है। गवर्नमेंट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकती है? गवर्नमेंट जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, एजुकेशन सर्विसेज को एक्सपैंड कर सकती है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती है, हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकती है। गरीब लोगों की मदद कर सकती है, जो कि SC ST OBC बैकवर्ड रीजन से आते हैं, उनकी मदद कर सकती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है। समझा गया? आइए हम बढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर की तरफ। भाई यहाँ पे हम लोग समझते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। गुड्स के बदले में गुड्स देना इज सिंपल बार्टर सिस्टम। गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। जो तेरे को चाहिए वो मेरे को चाहिए, जो तेरे को चाहिए वो मेरे पास है, और जो मेरे को चाहिए वो तेरे पास है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, मनी क्या है? मनी अल्टीमेटली जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म करता है, बार्टर सिस्टम को हटाता है, और एज एन एक तरीके से यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। कुछ भी लेना है ले लो, पैसा दे दो, कुछ देना है दे दो, पैसा ले लो। ठीक है जी, आ जाओ। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर जो है एक तो करेंसी आती है, जो कि पेपर नोट्स एंड कॉइन्स थे। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स जो है पैसे को ऑथोराइज कौन करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है, और RBI पेपर नोट्स को इशू कर सकती है। RBI के पास ये बस अथॉरिटी है कि वो नोट्स को इशू कर सकती है, बाकी और कोई नोट्स को इशू नहीं कर सकता। हमारे देश में कानून है कि हमें पैसे का ही यूज़ करना है किसी भी गुड्स के एक्सचेंज के लिए। इस वजह से पैसा एक लीगल टेंडर है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो कोई कागज़ क्यों ना हो। डिपॉजिट बैंक पैसा कुछ लोग जो है अपने पैसे को अपने हाथों में रखते हैं, और कुछ लोग अपने पैसे को जो है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। बैंक जो है उन लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है, और एक डिमांड डिपॉजिट का कंसेप्ट आता है। आज मैं अगर जाकर बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं उसे अगले दिन जाकर के अपनी मर्जी से बैंक से विड्रॉ कर लूँ, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। पैसे को अपने हिसाब से अपने मर्जी से विड्रॉ करना। डिमांड डिपॉजिट अलाउज विड्रॉवल फ्रॉम एनी टाइम एंड एनी आर एसेंशियल फीचर ऑफ द मनी। चेक का सिस्टम आता है। चेक क्या है? चेक एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग है, पेपर इंस्ट्रक्शन है, जो कि बैंक को बताता है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है अकाउंट होल्डर के नाम, अकाउंट होल्डर के अकाउंट से आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पेमेंट करना है किस बंदे को, उस बंदे को जिसके नाम पर चेक बना हुआ है। समझे क्या? चलो, लोन एक्टिविटीज़ कैसे काम करती है ध्यान से समझना। डिपॉजिटर्स कुछ पैसा जो है बैंक में डालते हैं, बैंक उसके अंदर से कुछ पैसा जो है एज अ रिजर्व अपने पास रखती है, और बाकी का पैसा जो है बोरोवर्स को एज अ लोन दे देती है। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट कमाती है ना,
वो जो है उनकी इनकम होती है। जैसे कि यहाँ से लोन देने के बाद उनके पास से 8% इंटरेस्ट ले लिया, और डिपॉजिटर्स के पास से पैसा लिया था बैंक ने, तो बैंक ने डिपॉजिटर्स को कितने दे दिए, 4% इंटरेस्ट दे दिया। तो यहाँ से 8% इंटरेस्ट बैंक ने कमाया, 4% इंटरेस्ट उन्होंने डिपॉजिटर्स को दे दिया, बीच में जो डिफरेंस आया ना 4% का, वो उनकी इनकम होती है। आ जाओ, यहाँ पे तुमको वही दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। अब दो क्रेडिट सिचुएशन हम लोग समझते हैं यहाँ पे। एक तो सलीम का केस था और एक स्वप्ना का केस था। जहाँ पे सलीम के केस में ना उसने लोन लिया था, उसके लिए सब कुछ अच्छे से काम करा और उसने बहुत प्रॉफिट कमाया। पर स्वप्ना के केस में जो है ना, लोन उसने लिया, ठीक है, और उसकी फसल आई नहीं, फसल उसकी उगी नहीं, और उस वजह से उसका लोन बर्बाद हो गया, उसके पैसे बर्बाद हो गए। अब उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है अपने लोन के कर्जे को वापस करने के लिए, तो वो और लोन ले लेती है, और इससे वो लोन लेती जाती है, एक लोन लेती है, उस लोन का पेमेंट करती है, फिर दूसरा लोन ले लेती है ताकि दूसरे लोन का पेमेंट कर सके, तो दूसरे लोन का पेमेंट करने के लिए वो तीसरा लोन ले लेती है। इससे वो एक कर्जे में डूब जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट ट्रैप में फंस जाना। में आता है फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे बैंक्स कोऑपरेटिव लोन आपको देती है, ये जो है आपको सेंट्रलाइज तरीके से लोन दिया जाता है, जहाँ पे आरबीआई सुपरवाइज करती है, आरबीआई नजर रखती है किसको लोन दिया जा रहा है किसको नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है आरबीआई नजर रखने के लिए। आपको इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा कम चार्ज किया जाता है, साथ में आपको कोलेटरल देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर में, इन्फॉर्मल सोर्सेज के अंदर मनी लेंडर से या फिर आप ट्रेडर्स के पास से, अपने दोस्तों के पास से लोन लेते हो, ये अनरेगुलेटेड होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, यहाँ पे कोई यहाँ पे रेगुलेट करने वाला होता नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। फिर निकला था एक कंसेप्ट जिसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके अंदर 15 से 20 लोग आएंगे, मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या करेंगे भाई साहब, पैसा जमा करेंगे, और उस सेविंग से जो है किसी मेंबर को, एसएसजी के किसी एसएचजी के किसी मेंबर को अगर लोन की जरूरत होगी तो उसको लोन दे देंगे, ठीक है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा। अगर एसएचजी का कोई बंदा अगर लोन अपना रीपे नहीं कर पाया, तो एसएचजी का कोई दूसरा मेंबर जो है उसका लोन उसके बदले में वो लोन रिपे कर देगा। इतने दयालु, इतने अच्छे लोग होते हैं। इन लोगों को भाई एक फैसिलिटी दी गई है कि ये लोग कुछ 2 साल काम करने के बाद, 2 साल अपने एसएसजी को चलाने के बाद बैंक से लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के, बहुत सस्ते में लो इंटरेस्ट रेट पे लोग लोन ले सकते हैं, ताकि लोग लोगों की मदद कर सके, ठीक है जी। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के अंदर भाई इसको चलाया किसने था, इसको मोहम्मद यूनुस ने फाउंड किया था, मतलब फाउंडेड बाई मोहम्मद यूनुस ने इसको बनाया था, ताकि चीप क्रेडिट, मतलब एक तरीके से एसएसजी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है क्या, मोहम्मद यूनुस ने बनाया था। आ जाओ आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे जियोग्राफी की तरफ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ध्यान से बढ़िएगा, क्या बोलते हैं, व्हाट डिफाइंस द रिसोर्सेज, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट दैट सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स, कुछ भी चीज़ जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, और इकोनॉमिकली फीजिएबल हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हम उसको रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन का फैक्टर क्या आता है, ह्यूमन एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इन कन्वर्टिंग नेचुरल मटेरियल्स इनटू फंक्शनल रिसोर्सेज। अब हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, ओरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी के नाम पे। ओरिजिन का मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबिलिटी का नाम पे रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल्सो ओनरशिप के नाम पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एंड पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिजर्व्स रिसोर्सेज, डेवलपमेंट स्टेटस के नाम पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि वही चीज़ भाई जो हमने पढ़ के आए हैं भाई, कि बिना फ्यूचर जनरेशन को हार्म पहुंचाए प्रॉपर तरीके से गुड्स का यूज़ करना, जिसे हम बिल्कुल भी ओवर एक्सप्लोटेशन ना करें, और आज इस तरह से रिसोर्स का यूज़ करें कि उसे हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें, ठीक है, उसे ख़त्म ना कर सकें, ठीक है। देन एक रियो अर्थ समिट होता 1992 के अंदर में, ये फर्स्ट ग्लोबल समिट था जो कि ब्राज़ील के अंदर में हुआ था, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर स्थित था। एजेंडा 21 जो है ये ग्लोबल एक्शन प्लान था, जो कि रियो समिट के अंदर, जो रियो अर्थ समिट होता है 1992 के अंदर, उसके अंदर ही एजेंडा 21 लिया गया था, जिससे हम जिसका प्लान ये था कि हम लोग पोवर्टी, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज के अगेंस्ट जो है यहाँ पे काम करेंगे कुछ, ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। इम्पैक्ट क्या हुआ रिसोर्स डेवलपमेंट का, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्रिमिनेट यूज, अनचेक्ड रिसोर्सेज कंजम्पशन लीड्स टू डेप्लीशन। इससे हुआ ये कि डेप्लीशन होने लग गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने लग गया, लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई। तो सोशल इकोनॉमिक डिविजन्स, जो रिसोर्स कंसंट्रेशन है वर्सेस क्रिएट अ शार्प डिवीजन बिटवीन रिच और पुअर के बीच में, तो इससे स्कैरसिटी कॉन्फ्लिक्ट आया। मतलब कि प्लानिंग इज एसेंशियल बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल नेचुरल रिसोर्सेज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। जैसे कि आज अगर मेरे को 100 आईफोन चाहिए, मेरे को 100 आईफोन भी मिल गया ना, उसके बाद मेरे को और 1000 आईफोन की जरूरत पड़ेगी, तो मेरी नीड्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आईफोन तो भाई सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीस है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं, इस वजह से। 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी रखना, एस्टैब्लिशिंग अ प्लान स्ट्रक्चर विथ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, मैच करना, मैचिंग डेवलपमेंट विथ नेशनल प्लान्स। नेसेसिटी क्या है, कंजर्वेशन करने की,
पहली चीज़ तो ओवर यूज क्रिएट करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या क्रिएट करता है? सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कंजर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम लोग रिसोर्स को कंजर्व करके रख सके। तो महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इट इज इनफ फॉर नीड नॉट ग्रीड, इनफ फॉर नीड नॉट ग्रीड। तो बढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के अंदर। ठीक है, मैं तुमको बस समराइज करवा रहा हूँ कि हमको 1 घंटे में जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। समराइज करवा रहा हूँ, एक बहुत ही क्विक रिविजन है। हम बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इंडियाज फ्लोरा एंड फौना। India shared biodiversity. The India is a shared habitat for plants, animals, and microorganisms. Forest serves the primary producers supporting all life. India's rich but threatened diversity. इंडिया जो है एक रिच बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10% जो है वो वाइल्ड फ्लोरा है और 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर करेंटली थ्रेटेंड। तो इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ फॉरेस्ट क्या है कि फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एयर क्वालिटी एंड वाटर साइकिल। फॉरेस्ट के इसलिए ज़रूरी है ताकि एयर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। देखा है ना हम लोग भाई, जितने ज़्यादा झाड़ होंगे भाई उतना अच्छा हमारा एनवायरमेंट होगा वैसा। वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखा जा सके, और अगर जितने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं ना, फॉरेस्ट होते हैं, उससे हमारी सॉइल भी बहुत फर्टाइल रहती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? आर दी मोस्ट वैल्यूएबल बट रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़। मतलब मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं बट ये रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ के अंदर आता है कि इन फॉरेस्ट को तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे तुम जा नहीं सकते। वेर एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, जो कि 1/3 एरिया कवर करते हैं, ये शील्डेड हैं फ्रॉम फर्दर डेप्लीशन, इनकी तरफ जा नहीं सकते। अनक्लास फॉरेस्ट जो होते हैं, ये फॉरेस्ट इंक्लूड करते हैं, दिस इंक्लूड्स फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स जो कि गवर्नमेंट ओन करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट और एंटिटीज़ या कम्युनिटीज़ होल्ड कर सकती हैं। लार्जली जो है ये नॉर्थ ईस्ट साइड में या गुजरात के साइड में पाए जाते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, परमानेंट एंड फॉरेस्ट एस्टेट्स। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है टुगेदर बनाते हैं एक परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टुगेदर परमानेंट फॉरेस्ट बनाते हैं, जो कि विद मध्य प्रदेश, जिसकी होल्डिंग जो है लार्जेस्ट शेयर जो है 75% का है, 75% का। ठीक है, फिर इन्होंने पास किया था एक एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश्ड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर हैबिटेट प्रोटेक्शन, लिस्टेड प्रोटेक्टेड स्पीशीज, बैंड हंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे, जैसे स्पीशीज़ थी जो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो बैंड स्पीशीज़ थी, हंटिंग स्पीशीज़ थी, रिस्ट्रिक्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ थी, इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लिस्ट निकाली गई थी। ठीक है, कि इनको प्रोटेक्ट करना है हम लोगों को। फिर एक प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया था 1973 के अंदर में, जिसका एम था कि हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। की प्रोटेक्टेड स्पीशीज एंड एरियाज, मेजर कंजर्वेशन फोकस इंक्लूड करता है कि भाई हमको वन हॉर्न राइनोहॉरस, कश्मीर स्टैग, एस्थेटिक लायंस, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हमको क्या करना है? कंजर्व करना है, मतलब बचाना है बेसिकली, क्योंकि लोग खत्म हो रहे हैं इस वजह से, वरना गायब हो जाएंगे ना एक दिन, इस वजह से। अब कंजर्वेशन वो जो कि हम खुद कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ कर सकती हैं। हमने जहाँ पे कंजर्वेशन देखा ना, ये देखा हमने कि भाई गवर्नमेंट कैसे कंजर्व कर सकती है। कंजर्वेशन जो हम कम्युनिटीज़ कर सकती है, हमने चिपको मूवमेंट और सरीसा मूवमेंट निकाला था। चिपको मूवमेंट जो था वो इस एम से था कि हमको डिफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन खत्म करना है थ्रू द कम्युनिटीज़ विद सरीसा विलेजर्स यूजिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू अपोज माइनिंग। ठीक है, माइनिंग को खत्म करो, डिफॉरेस्टेशन खत्म करो, मतलब झाड़ कट करना खत्म करो, फॉरेस्ट कट करना खत्म करो। माइनिंग के अगेंस्ट ये एक्ट था, माइनिंग को इलीगल करा जाए। कहाँ पे था ये? सरिस्का विलेजर्स के साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाया गया था, जो कि 1988 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? ओडिशा के अंदर में। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर था कुछ लोकल गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ थी जो लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व, लोकल कम्युनिटीज़ मैनेजिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर शेयर इन टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर लास्ट सैकेड ग्रोव्स का मतलब था कि पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्ट बाय रिलीजियस बिलीव्स। कुछ फॉरेस्ट के कुछ ऐसे हिस्से जो रिलीजियस बिलीव्स की वजह से, किसी एक रिलीजन के बिलीव्स की वजह से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता था। ठीक है, वेयर हंटिंग एंड कटिंग आर स्ट्रिक्टली बैंड, जहाँ पे जिस उस एरिया में, मतलब बेसिकली फॉरेस्ट का ऐसा हिस्सा जो रिलीजियस बिलीव्स के अंदर आता है, ठीक है, कोई रिलीजन उनको मानता है, तो उस बेसिकली उस एरिया को जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया। उस एरिया के अंदर कोई जा नहीं सकता। वहाँ पे कटिंग, मतलब बेसिकली जा सकते हैं, लेकिन कटिंग, झाड़ू को कट करना, उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया। वहाँ पे एनिमल्स को हंट करना, वो बिल्कुल बैन कर दिया गया। फिर एक बीच बचाओ आंदोलन लाया गया था, जिसने प्रमोट किया ट्रेडिशनल कंजर्वेशन को एंड डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन को विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। मतलब
नेचुरल तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग को क्रॉप्स उगाने चाहिए, ट्रेडिशनल तरीके से उसको कंजर्व करना चाहिए, हालांकि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बताता था बीज बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ, सीड्स को बचाओ। नेक्स्ट चैप्टर था वाटर रिसोर्स के नाम से। वाटर रिसोर्सेज ग्लोबल वाटर रियलिटी, मतलब 75% अर्थ कवरेज जो है ना, मतलब अराउंड 3/4 जो अर्थ है, जो हमारा पूरा धरती है, 3/4 धरती वो पानी से ढकी हुई है, ठीक है। बट इसका स्मॉल प्रोपोर्शन ही ऐसा है जो कि हम लोग पी सकते हैं, फ्रेश वाटर होता है। लिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर जो है एक रेन्यूएबल रिसोर्स होता है, ये फाइनाइट है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब इज हाईली अनइवन, ठीक है। या तो इससे हुआ क्या था, प्रॉब्लम थी वाटर स्कैसिटी की। स्कैसिटी का मतलब होता है कि भाई पानी की शॉर्टेज है, पानी कम हो रहा है, पानी की शॉर्टेज है, यूज़ करने के लिए जगह जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, इस वजह से। तो मेजर ड्राइव्स ऑफ डिप्लीशन, क्यों होता है ऐसा, वाटर स्कैसिटी क्यों होती है, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कहीं पे, पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, एग्रीकल्चर इरीगेशन के लिए काफ़ी पानी लग गया, या फिर इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं तो उनको काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, ये प्राइमरी कॉजेज हो सकते हैं। द क्वालिटी क्राइसिस, वाटर क्वालिटी इज थ्रेटन बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द हैवी यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब पानी जो है यहाँ तो एक तरीके से कम हो रहा है इन रीजन्स की वजह से, जो पानी बचा हुआ भी है ना वो भी गंदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज काम करती है वो अपना गंदा जो कचरा है वो सारा का सारा इन पानी में, इन रिवर्स में बहा देती है, तो कितने पानी जो है यहाँ पे पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, हम उसको पी नहीं सकते बिल्कुल। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं ये भी पानी के साथ जाके मिल जाते हैं। तो अब हम लोग कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, हाउ वी कंजर्व। कंजर्वेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्यों, हमारी हेल्थ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, खाना भी तो पानी से बनता है, हमारी जीवन के लिए और इस प्लानट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक जल जीवन मिशन लाया गया था, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो कि फोकस कर रहा था कि सेफ और एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर लिया जाएगा, सेफ और एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा सभी लोगों को जल जीवन मिशन के अंदर में। फिर एक निकाला गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचय योजना, जो कि नेशनल प्रोग्राम था जो डिज़ाइन किया गया था ताकि जो है एफिशिएंट इरिगेशन प्रोवाइड की जाए एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की जरूरत तो है ही, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है एक नेशनल डिज़ाइंड प्रोग्राम लाया गया था। फिर मल्टीपर्पस रिवर्स, जैसे कि डैम का रोल निकाला गया था। डैम जो है एक ऐसी जगह चीज़ होती है जो काफ़ी सारे पानी को होल्ड करके रख सकती है, मतलब कंजर्व करके रख सकती है, होल्ड करके रख सकती है, सेव करके रख सकती है। अब इसको क्यों स्टोर किया जा सकता है, डैम्स के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है ताकि इतने सारे पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, और कहीं फ्लड आ रहा हो तो फ्लड को कंट्रोल कर सके, बिकॉज डैम होगा तो पानी एक जगह पे कंट्रोल्ड होगा ना, तो फ्लड कंट्रोल हो सकता है जहाँ पे फ्लड ना आ सके। साथ ही साथ सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से दिस प्रोजेक्ट्स कैन कॉज एनवायरमेंटल बैलेंसेस, अब इससे डैम बनाने से इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस भी हो सकता है, एक कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लीडिंग टू मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इसमें हुआ यह था कि भाई जहाँ पे डैम बनता है वहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, तो लोगों को हटा करके वहाँ पे फिर डैम बनाया गया, तो यहाँ से लोगों को भी हटाया जाता है, इस वजह से लोगों के घर बार उजड़ जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो बारिश का पानी टपकता है ना उसको कलेक्ट करना, मतलब कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, ताकि हम लोग जो है ग्राउंड वाटर के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना हो, है ना। आज हम ग्राउंड वाटर का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो हम लोग ग्राउंड वाटर इतना यूज़ ना करें, ताकि हम लोग जो ऊपर से बादल से जो बारिश से जो पानी बरस रहा है उसको स्टोर कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर गुल्क्स एंड कुल्क्स जो कि हिमालयज में यूज़ होते हैं, इंड्यूशन चैनल्स जो कि बंगाल में यूज़ होते हैं, और खंडीज गोहाज जो कि राजस्थान में यूज़ होते हैं। मैंडेट हार्वेस्टिंग, तमिलनाडु एक पहला स्टेट था जिसने कंपलसरी कर दिया था कि भाई आपको अपने घर के ऊपर रूफ टॉप पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टंकाज लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, टंका, जिससे आप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सको, पानी को सेव करके रख सको, समझे क्या। नेक्स्ट चैप्टर इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें। मिनरल्स एंड रॉक्स, मिनरल्स का मतलब है ऐसे होमोजेनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर, मतलब छोटे छोटे वेरियस फॉर्म से बना हुआ हमारा मिनरल होता है। रॉक्स जो है इन्हीं मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं सभी मिनरल्स से बन करके जो है रॉक बनता है। सम रॉक जो है एक सिंगल मिनरल से बनते हैं, कुछ बहुत सारे मिनरल से बन के मिल के बनते हैं विच इज रॉक्स। मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, जैसे कि इग्निशियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, एलुवियल डिपॉजिट्स एंड ओशन वाटर डिपॉजिट्स। अब मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, पेनिनसुलर रॉक्स जो है इनके अंदर काफ़ी देयर आर रिच इन द मिनरल्स। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेडिमेंट्री रॉक्स जो है पेट्रोलियम के लिए, राजस्थान जो है फॉर नॉन
ferrous minerals. Alluvial plains are poor in minerals. अब कैसे क्लासीफाई किया गया मिनरल्स को? मिनरल्स का क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स जो कि होते हैं फिर जिसके अंदर दिस इंक्लूड्स फिरस, विच इज फिरस मतलब होता है कि आयरन का कंटेंट, एंड नॉन फिरस एंड प्रीशियस मेटल्स. ठीक है, समझना. फिरस मेटल्स का मतलब होता है कि अकाउंट फॉर 3/2 ऑफ मेटेलिक मिनरल वैल्यू. आयरन ओर इज बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. फ्यूरियस मिनरल्स के अंदर आयरन ओर आता है. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मैग्नेटाइट, जिस हाई आयरन कंटेंट, मैग्नेटाइट के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, एंड हेमाटाइट जिसके अंदर, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री के लिए. फिर नॉन फ्यूरियस मिनरल्स जो होते हैं जिसके अंदर कॉपर आता है, बॉक्साइट आता है, एंड लीड, जिंक एंड गोल्ड. बॉक्साइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक काफ़ी, कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा गुड कंडक्टर है. बॉक्साइट जो है वो मेन ओर है किसका? एल्यूमिनियम फाउंड्स का प्लेट्यू रीजन्स के अंदर. मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम विच इज फाउंडेड इन द प्लेट्यू रीजन्स. देन लेड, जिंक एंड गोल्ड आते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं ना, जो कि मीका इसका एग्जाम्पल है और लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल है. मीका जो है ना वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और लाइमस्टोन जो है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है. किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है. ये तो हमने देख लिया भाई साहब मिनरल्स के बारे में बात. अब एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी रिसोर्स का मतलब होता है कि एनर्जी जो कि यूज़ होती है किसके लिए? खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है वो एनर्जी का प्रोडक्शन. कन्वीनियंस एनर्जी सोर्सेस. अब एनर्जी बनती है कैसी है? एनर्जी बनती है कोल से, या तो पेट्रोलियम से, या तो नेचुरल गैस से, या तो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी बन सकती है. कोल से भी एनर्जी बनती है, पेट्रोलियम से भी बनती है, जैसे कि गाड़ियाँ चलती है ना अपनी गाड़ियाँ पेट्रोलियम से. नेचुरल गैस जो कि पेट्रोलियम में ही मिलाया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हर्बल या हाइड्रो या थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. कन्वेंशनल थे, नॉन कन्वेंशनल में आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. दीज आर दी, जो जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है और इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. अब हम लोग मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? राइट, कैसे कंजर्व करा जा सकता है मिनरल्स को, या एनर्जी को कैसे कंजर्व करा जा सकता है? क्या तरीके हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स जो है ना ये फाइनाइट होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब एक बार यूज़ हो गए तो बाद में फिर नहीं बनने वाले. कंजर्वेशन इसका जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसको एक प्लान्ड तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उसका रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है. एक बार यूज़ करें वापस उसको रिसाइकिल करके वापस यूज़ किया जा सकता है. एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे करना है? एनर्जी जो है बहुत, इसके एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. कैसे कर सकते हैं हम? रेन्यूएबल रिसोर्स का प्रमोशन कर सकते हैं, मतलब रेन्यूएबल रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. किसका? रेन्यूएबल रिसोर्स को. रेन्यूएबल रिसोर्स वो जो एक बार यूज़ हो गए तो वापस बनेंगे. ठीक है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. हम अपनी गाड़ियों को जो है अगर ट्रैफिक में खड़ी तो उसको बंद करके रख सकते हैं. अब ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनर्जी रिसोर्स का, एनर्जी जो हमारी गाड़ी में यूज़ होती है वो भी एनर्जी ही है एक तरीके से, कार में यूज़ होती है वो भी तुम्हारी एनर्जी ही है. ठीक है, उसको प्रमोट, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रेन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अपनी गाड़ियाँ बंद करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना चालू करो, उनका यूज़ कर सकते हैं. अपनी गाड़ियों को स्विच ऑफ करके रख सकते हैं जब भी यूज़ ना करना हो. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हम लोग जो है अगर यूज़ नहीं करें तो उसको स्विच ऑफ करके रखो, बेसिकली वही बोल रहा है. अनयूज इलेक्ट्रिसिटी, अनयूज एनर्जी सेविंग डिवाइसेस. ऐसे डिवाइसेस यूज़ करो जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेव हो सके. इससे हम लोग काफ़ी हद तक एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? पढ़ना पढ़ना पढ़ना. मोर बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक बैकबोन है. मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, प्रोवाइड करता है सेकेंडरी टर्शरी एम्प्लॉयमेंट, और रिड्यूस क्या करता है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि भाई गुड्स को मैन्युफैक्चर करना. गुड्स को मैन्युफैक्चर करना कैसे बताऊँ? अब देखो ये एयरपोर्ट्स है मेरे पास, एयरपोर्ट्स है, इसको भी किसी ने मैन्युफैक्चर ही किया होगा. ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को भी किसी ने मैन्युफैक्चर ही किया होगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. जो इंडस्ट्रीज में होता है ना, जो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में होता है मैन्युफैक्चर करना, उससे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. सिंपल है, ईजी. जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को लेकर के मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो बेसिकली क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है. तो ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है सेकेंडरी और टर्शरी को? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर्स की जरूरत पड़ती है भाई, है ना. मशीन्स के अंदर लेबर की जरूरत भी पड़ती है. तो लेबर्स को क्या मिल रही है? जॉब मिल रही है ना, इस तरीके से. अब जो गुड्स बने हैं इतने सारे, उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा. कहाँ पे? मार्केट में. तो उसके लिए लगेगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है. ठीक है. अब जितना ज़्यादा तुम गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे ना तो उतना ज़्यादा तुम्हारी जीडीपी भी बढ़ती है.
बिकॉज जीडीपी इज अल्टीमेटली व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द स्पेसिफिक ईयर, है ना, उस स्पेसिफिक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब तुम उसको मैन्युफैक्चर करोगे तभी तो प्रोड्यूस होंगे, समझ रहे हो। तो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, हमारी जो, एक सेकेंड, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करती है विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7% पर एनम, ठीक है। ट्रेड एंड प्रॉस्पेरेसी, अब जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बने ना हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हम उसको कंट्री से बाहर भी भेजते हैं, एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जिससे हमारा ट्रेड बढ़ता है और हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं। मतलब अगर आज मैं कोई गुड्स बनाऊँ, मैं उसे बाहर मार्केट में जाके बेचूँ, ठीक है, इंडिया से बाहर बहुत दूसरी कंट्री में जाके बेचूँ, तो दूसरी कंट्री वाले उसको मेरे से खरीदेंगे और मुझे डॉलर में पेमेंट करेंगे, डॉलर में, डॉलर इज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज मेरी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, मेरी कंट्री में डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, समझा गया। तो एक अच्छी चीज़ होती है ये। इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर, लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल, इंडस्ट्रीज ना कुछ ऐसा दिमाग लगाती है जहाँ पे ऐसी जगह पे उनका प्रोडक्शन करती हैं, ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्रीज को रखती हैं जहाँ पे उनके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जहाँ पे उनके सामान बनाने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आए, काफ़ी कम या काफ़ी कम प्राइस में उनका गुड्स प्रोड्यूस हो। अब इससे होगा क्या, काफ़ी कम प्राइस में प्रोड्यूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे ना इससे। अब की लोकेशन ड्राइवर, जैसे कि रॉ मटेरियल्स कहाँ बनते हैं, कैपिटल्स, मार्केट एक्सेस, लेबर कैसा है, पावर कैसी है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है। अब आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन या जूट एंड शुगर लीडरशिप। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या आता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील हो गए, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है जो कि एसेंशियल मशीनरी प्रोवाइड करती है एक दूसरे को, ठीक है, जैसे कि हाई कुकिंग कोस्ट कॉइल्स, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री है जो कि बॉक्साइट का यूज़ करती है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, गुड हीट इंडिकेटर होता है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो कि इनऑर्गेनिक इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजीनियस एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का यूज़ करती है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहला जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेलीफोन्स बनते हैं टू कंप्यूटर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इससे। कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, सीमेंट इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जो है लाइमस्टोन का यूज़ करती है, ग्लिमसन का यूज़ करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है डाइवर्स व्हीकल्स को, ठीक है, यही आता है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, सिंपल है, एयर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होता है एंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है, सिंपल। थर्मल पोल्यूशन भी एक होता है, थर्मल पोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई हॉट वाटर जब फैक्ट्रीज के अंदर से डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर जब रिलीज किया जाता है हम उसको बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकते हैं भाई, पोल्यूशन बढ़ने के से भाई हमारे जीवन को ही हार्म ही पहुंचती है, ठीक है, और हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो सकता है और प्लांट्स को और बिल्डिंग्स को डैमेज भी पहुंचता है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स, क्या क्या कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, ठीक है, ऑयल गैस यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कोल, और फिल्टर्स और स्क्रबर्स जो है इंडस्ट्रीज जो है फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ से उनका धुआं उठता है वो सारी चीज़ों के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, फिर हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ विच इज़ लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसके अंदर हम पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। इसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ते हैं रोडवेज, वाटरवेज, है ना, एयरवेज, कम्युनिकेशन, बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें फटाक से कंप्लीट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर, मेनली कहाँ से होता है, लैंड, वाटर एंड एयर से हो सकता है ये। India possesses one of the largest networks aggregating approximately 54.7 lakh kilometers। रोडवेज की बात करें तो वाई रोडवेज एक्सेल ओवर रेलवेज, बिकॉज रोडवेज के अंदर ना लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, उसके साथ ट्रांसफर्स लार्जर टेरेन या हाई ग्रेडेड, हिमालयस के अंदर भी जा सकते हो रोड से मदद से, हिमालयस के अंदर तुम ट्रेन से जा नहीं सकते। इकोनॉमिकल होते हैं भाई, कम से कम प्राइस में तुम जा सकते हो, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है भाई, ट्रेन तुम्हारी घर के बाजू में थोड़ी पहुंच जाएगी, ठीक है। लिंक्स टू पोर्ट एंड स्टेशन, गोल्डन कोऑर्डिनेट एंड सुपर हाईवेज, अब कुछ हाईवेज के बारे में बताया गया जैसे कि कुछ हाईवेज जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को कनेक्ट करते हैं, इनको बनाता कौन है, इनको बनाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जी, NHAI, ठीक है। नेशनल हाईवेज जैसे कि मेन ट्रक रोड मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और शेर शाह सूरी मार्ग इज NH1 विच इज अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर, बस याद रख लेना, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, इसको याद रखना पड़ेगा। स्टेट हाईवेज आर लिंक टू द कैपिटल्स टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मेंटेन बाय PWD, इसको कौन मेंटेन करते हैं, PWD मेंटेन करते हैं, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट रोड जो है कनेक्ट करते हैं हेडक्वार्टर्स टू अदर एरियाज विच इज़ मेंटेन बाय जिला परिषद। रूरल और बॉर्डर एरिया रोड्स की बात करें तो रूरल रोड जो होती है वो आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो गाँवों को शहरों के साथ लिंक करती है। फिर आती है बॉर्डर रूट्स। बॉर्डर रूट्स का मतलब होता है जो कि स्ट्रेटेजिक नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रूट्स होती हैं, जो बॉर्डर्स को कनेक्ट करती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे कभी कोई वॉर हो जाए, जंग हो जाए, तो उसमें हमारी आर्मी को काफ़ी बेनिफिशियल हो सारे सामान को बचाने के लिए। रोड मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, एक तो मेटेलिक एंड एक नॉन मेटेलेट। मेटेलेट नॉन मेटेलेट जैसे कि सीमेंट कॉन्क्रीट हो गया है ना, और नॉन मेटेलेट जब जो है अदर सीजन में यूज़ होता है, रेनी सीजन में उसको यूज़ नहीं कर सकते। रेलवेज़ की बात करते हैं तो रेलवे सिस्टम जो होता है हमारा, ये हैवी बल्कि गुड्स को ट्रैवल कर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो होता है ट्रैक्स बिछाना, कंस्ट्रक्शन। अभी तुमको इतनी रेलवे अगर ले जानी है, ट्रेन ले जानी है, तो उसके लिए तुमको ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ब्रिजेस के ऊपर से तुमको ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे, टनल्स बनानी पड़ेगी, टनल्स के अंदर से तुमको ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे, ठीक है। अनफेवरेबल टेरेन, हिमालयस के अंदर तुम ट्रेन लेके जा नहीं सकते, ठीक है। और सैंडी प्लेन जो होती है वहाँ पे भी तुम ट्रेन लेके नहीं जा सकते। पाइपलाइंस की बात करें तो पाइपलाइंस जो है एक अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है, जहाँ से हम लोग ऑयल, गैस या पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पाइप्स की मदद से। अब तुमने रास्ते पे जब जाते देखा होगा कि साइड में कहीं ना बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, पाइप्स। उन पाइप से क्या जाती है, उन पाइपलाइन से या तो पानी जा रहा होता है, नहीं तो ऑयल जा रहा होता है, तो गैस जा रही होती है। ऑयल मतलब पेट्रोल जा रहा होता है, ठीक है। एंड सॉलिड विच इज कन्वर्टेड इनटू स्लरी फॉर फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। तीन मेजर पाइपलाइन नेटवर्क कौन से हैं, एक तो अपर हिमालय आसाम टू कानपुर है, एक सलाहा गुजरात टू जलंधर पंजाब, एक हजीरा गुजरात टू जगदीशपुर यूपी। ये तीन मेजर पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज एडवांटेज क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट के, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वाटर का सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हैवी और बल्कि गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, फ्यूल एफिशिएंट भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है वाटरवेज, ठीक है। और अदर इनलैंड वाटरवेज जैसे कि इंक्लूड करते हैं माधवी, जुआरी, कुंबरजुआ, संबरबंस, बाराक एंड वाटर बैक वाटर्स। अब यहाँ पे कुछ नेशनल वाटरवेज दिए हुए हैं, जैसे नेशनल हाईवेज होता है ना, वैसे नेशनल वाटरवेज होते हैं, विच इज़ HNW1 विच इज़ गंगा रिवर, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया गई हुई है 1620 किलोमीटर्स। NW2 विच इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि सादिया टू धुबरी गई हुई है 891 किलोमीटर्स। NW3 विच इज़ वेस्ट कोस्ट कनाल, जो कि केरला में है 205 किलोमीटर्स। NW4 विच इज़ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, जो कि ककीनाडा टू पुडुचेरी कैनल्स गई हुई है 1078 किलोमीटर्स। देन NW4 गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स है, प्लस काकीनाडा एंड पुडुचेरी कैनल्स, जो कि 1078 किलोमीटर्स गई हुई है। आ जाओ वाटरवे से कुछ एडवांटेज देखना। सबसे बड़ा एडवांटेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर होता है, हैवी गुड्स को तुम लोग ले जा सकते हो, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंट होता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ये सारी चीज़ हम देख ली। फॉस इनलैंड ये भी हम देख लिया, ये भी हमने देख लिया, हो गया आ जाओ आगे आ जाओ। मेजर सी पोर्ट्स कौन से पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल इंडिया मैनेजेस ट्रेड अप्रॉक्सीमेटेड 12 मेजर पोर्ट्स हमारे पास हैं, है ना, और अप्रॉक्सीमेटेड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। 12 मेजर पोर्ट्स, 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। तो कौन से पोर्ट्स के नाम है, एक तो कांडला पोर्ट है, जो कि गुजरात के अंदर आता है। कांडला पोर्ट ये फर्स्ट पोर्ट था जो डेवलप हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद में। एक मुंबई पोर्ट है जो कि बिगेस्ट पोर्ट है। मारमगांव जो कि गोवा के अंदर है, जिस इंडियाज लार्जेस्ट आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, जहाँ से आयरन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। मैंगलोर वाला पोर्ट है जो कि आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। एक कोची पोर्ट है जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, एंट्रेंस ऑफ द लगून के अंदर में। तुतरीकोन क्या नाम है इसका, इंडिया सदर्न मोस्ट पोर्ट है। चेन्नई के अंदर जो पोर्ट है ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। विशाखापट्टनम में डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। एंड पाराद्वीप है में स्पेशलाइज्ड इन आयरन और एक्सपोर्ट, ये भी है। कोलकाता जो है इनलैंड रिवरराइन पोर्ट है। हल्दिया के अंदर जो पोर्ट है वो सब्सिडरी पोर्ट बिल्ड टू रिड्यूस प्रेशर ऑन कोलकाता के पास ही है ये। एयरवेज की बात करें तो भाई एयरवेज सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। रिमोट एरियाज को कनेक्ट करता है। नेशनलाइजेशन 1953 के अंदर में। एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर जो है ऑफिशियल नेशनलाइज हुआ था 1953 के अंदर में। मेजर सर्विसेज जैसे कि एयर इंडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में है। इंडिगो भी है। इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, हाई कॉस्ट, बहुत पैसा लगता है भाई, प्लेन चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है। मेक्स एयर ट्रैवल एक एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल,
तो हमारी टिकट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, टिकट की प्राइस काफ़ी हाई होती है इस वजह से। देन हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। कम्युनिकेशन भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन होता है भाई साहब। वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, ठीक है, जैसे कि पर्सनल मेल हो गया और पार्सल्स हो गए, जो कि वाया फर्स्ट क्लास, वाया फर्स्ट क्लास मतलब प्लेन से शिफ्ट किया जाता है पार्सल्स को या तुम्हारे मेल्स को प्लेन से शिफ्ट किया जाता है। और सेकंड क्लास का मतलब होता है जो कि ज़मीन के ऊपर होता है, मेल सिस्टम। एडवांस टेलीकॉम एंड मास कम्युनिकेशन, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स विथ नेशनल एसटीडीज एंड डाइवर्स मीडिया, जैसे कि हमारे दूरदर्शन। मल्टीपल प्रेस रीच, प्रेस रीच का मतलब होता है न्यूज़पेपर। इंडिया के पास काफ़ी सारे न्यूज़पेपर है, अप्रॉक्सीमेटली 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनते हैं, ठीक है, ताकि नेशनल अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोगों को न्यूज़ दी जा सके। देन नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जैसे कि हमारा गुड्स इंडिया में बन रहे हैं, हम गुड्स इंडिया में बना करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हमको कोई चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे इंडिया में बन नहीं रही है, हम उसको बाहर दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं। जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल हम लोग अपने रशिया से मंगाते हैं, ठीक है, वैसा। द इकोनॉमिक बैरोमीटर्स, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि भाई एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट्स सर्व एज एन प्राइमरी इंडिकेटर्स इन द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। टूरिज्म एज सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म एज सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म भी एक तरीके से, टूरिज्म का मतलब होता है भाई साहब सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है टूरिज्म। डायरेक्ट एम्प्लॉयज ओवर 15 मिलियन पीपल, 15 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री